Hi students, I'm Dr. Hina V. Sanghani, going to tell you some pre-board examination tips to focus into the exam and to get a success in that. For this success story, you have to beat the exam in a smart way and not in a hard way. So let's start. Now, beta, what you are doing right now, the correct way of your study. That means by this time you have studied the first reading, which is very fast. After that, you have read the same chapter. आपने वो जो चैप्टर है उसको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ा होगा, जिसे हम री रीडिंग कहेंगे. जब ये आप री रीडिंग करते हैं तब आपने हाइलाइटर का इस्तेमाल किया होगा और अपनी बुक को इस तरीके से हाईलाइट करके एक एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ ध्यान दिया होगा. जब अब यही सही तरीका है पढ़ने का कि पहले हम फास्ट रीडिंग कर लेते हैं. फास्ट रीडिंग जब हमारी हो जाती है तो हम उसे री रीडिंग करते हैं. री रीडिंग के दौरान हम वर्ड टू वर्ड पे ध्यान देते हैं और हमारा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्लियर होता है. इसके बाद हम लोग आते हैं हाइलाइटिंग पे, जो हमें जो इम्पोर्टेंट लगता है कॉन्सेप्चुअल लर्न कॉन्सेप्ट्स की तरह से उसे हम हाईलाइट करते हैं. इसके लिए हम अलग अलग हाइलाइटर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ निमोनिक्स तैयार करते हैं, या फिर हम लोग फ्लैश कार्ड्स तैयार कर सकते हैं, या फिर हम फ्लो शीट्स तैयार कर सकते हैं. जो हमें पसंद है उस तरह से हम साइड वाइज ये सारी स्टडी के दौरान करते हैं. अब जब पूरा चैप्टर हमारा हाईलाइट करके हो जाता है तो हम उसे समराइज करते हैं. समराइज करने के दौरान माइंड मैपिंग, निमोनिक्स और ये सारे जो बातें हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट ठहरती है. ये हमारे चैप्टर को समराइज करने में या टॉपिक को समराइज करने में मदद करती है. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्टिव रिकॉल पे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि हमने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद हमें उसे रिकॉल करना है. रिकॉल करते वक्त हम लोगों को ये जो टाइमलाइन या माइंड मैप या निमोनिक्स जो हमने तैयार किए हैं, उसे सामने रख के उसे जब जिस टाइम पे हमको समय है उसे देख देख कर हम उसे रिकॉल कर सकते हैं. और जितना एक्टिवली आप उसे रिकॉल करेंगे, अपने स्टडी टेबल के पास लगा के रखेंगे, तब आपको ये फायदा करेगा. उसके बाद आ जाता है कि आपने पढ़ तो लिया, हाइलाइट भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर हो गया, समराइज भी कर लिया, लेकिन बेटा एक हफ्ते के बाद आपको स्पेस रिपीटेशन करना बहुत जरूरी है. मतलब आपने जो पढ़ाई की है या जो टॉपिक या चैप्टर आपने किया है उसको आप एक हफ्ते के बाद रिवाइज कीजिए. अगर आपने गैप को बढ़ा दिया, एक हफ्ते से ऊपर 2 या 3 हफ्ते आपने स्टडी नहीं किया, तो वो चीज आपकी भूलने में आती है, फॉरगेटिंग में आती है. तो स्पेस रीडिंग का बहुत महत्व होता है और आपको ये करना चाहिए. इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जब आपकी स्पेस रीडिंग हो जाए तो हमें एनालाइज करना होता है. हमें पहले तो मॉक टेस्ट देनी है. ये स्पेस रीडिंग के तुरंत बाद हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए. मॉक टेस्ट में हम लोगों की जो याददाश्त है, हमें कितना मेमोराइज जो हमने किया है वो पेपर में हम लोग सॉर्ट आउट उतरता है. अब पेपर पे जो उतरता है वो होने के बाद हमने वो पेपर का करेक्शन होना बहुत जरूरी है. पेपर का करेक्शन होने के बाद जो गलतियां होती है, हमें कितने मार्क्स मिले ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट ये है कि हमने जो गलतियां की है वो कौन कौन सी है और कौन सी जगह पे हमारे मार्क्स कटे हैं, या हमें कहाँ पे इम्प्रूव करना है, सो दैट हमारा वो हाईलाइट हो. ये हमें देखना जरूरी है. इसके बाद अगर आपने ये एनालाइज कर लिया, आप पूरी तरह से इसको यहाँ तक जो फर्स्ट रीडिंग से लेकर तो स्पेस रिपीटेशन तक, यहाँ तक आपको 70 to 75 मार्क्स, 80% मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे. लेकिन जब आप ये वाला पोर्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देने के बाद जब आप एक्टिवली उसको एनालाइज करते हैं और अपनी गलतियों को एनालाइज करके फिर से रिपीटेशन करते हैं उसका, और आप उसको इम्प्रूव करते हो, फिर से वो पेपर देते हैं या उस टॉपिक के ऊपर दूसरी टेस्ट और देते हैं. ऐसे रिपीटेड टेस्ट देने से हमारी गलतियां जो है वो मिनिमाइज होती जाती है और हम परफेक्शन की तरफ दौड़ते हैं. और फिर लास्ट में ये करेक्शंस होने के बाद हमें 100%, 99 से 100% तक हमको पूरी डेफिनेटली सक्सेस की तरफ हम जा सकते हैं. अभी इसी को हम आगे बढ़ाते हुए
कि 10 बेस्ट स्टडी जो मैंने अभी आपको कही कि भाई रैपिड रीडिंग करो, सक्सेस स्टडी कंसेप्चुअली करो, ब्रेक ले लो, एक्सरसाइज करो नियमित, और फिर नोट्स बना लो। और अभी कुछ जो लर्नर्स होते हैं, अभी वो अपने आप को पहले आपको पहचानना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से आपके अपने कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते हैं। बट बेटा अभी आप क्या फेस कर रहे हो, पहले ये सोचो। आपको लग रहा है सिलेबस बहुत फास्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट बहुत बोरिंग है, मैं तो भूल ही जाता हूँ या जाती हूँ, बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज है या डेफिनेशंस है, मैं कैसे रिवाइज करूँ एग्जाम से पहले, या फिर मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ, जो एक कॉन्सेप्ट है वो दूसरे में मिक्स हो जाता है और मुझे कुछ कवर नहीं हो पाता है, मेरे से कंप्लीट नहीं हो पाता है, पूरा कंफ्यूजन हो जाता है, या फिर मैं दूसरों को देख के एकदम प्रेशर में आ जाता हूँ, या फिर मुझे ऐसा डर लगता है कि क्या मैं लूज कर जाऊंगा तो इस एग्जाम में। नहीं, हमें इन सब नेगेटिव चीजों को बाहर निकाल के फेंकना है। हमारे दिमाग से ये सब चीजें जब कुछ चीजें हम मैं जो बताऊंगी ये आप करेंगे तो नियमित रूप से, तो आपके प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। बेटा हमको जब हमने पहले अपने आप को पहचानना है कि हम कैसे लर्नर है। अभी इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो लर्नर है, कोई लर्नर ऐसे होते हैं, आप पहले अपने आप को पहचानिए। आप आप कैसे लर्नर है, आप लिख के अपने आप लर्न करते हैं, तो आप माइंड मैपिंग करते होंगे, फ्लो चार्ट बनाते होंगे, की नोट्स बनाते होंगे, निमोनिक्स बनाते होंगे, डायग्राम बनाते होंगे, फ्लो शीट्स बनाते होंगे, और भी बहुत कुछ। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें विजुअल इम्पैक्ट बहुत मायने रखता है। जो स्पेशल लर्नर्स जो है, वो माइंड मैपिंग और फ्लो चार्ट जो है आंखों के सामने जब रखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसको बार बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको उसको मन में बैठा के वो चीज को डीप में उतारते हैं। और दूसरा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लॉजिकल या मैथमेटिकल लर्नर्स कहलाते हैं। वो कुछ अपने जो इक्वेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, उसको स्टेप वाइज जब वो सॉल्व करते जाते हैं और इसकी नियमित प्रकार से प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो उन्हें वो कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाता है और उनकी लॉजिकल थिंकिंग में बहुत बढ़ावा होता है। ये चीज हमें मैथ्स में बड़ी मदद करती है। और इसके बाद कुछ होते हैं जो काइनेस्थेटिक लर्नर कहलाते हैं। काइनेस्थेटिक लर्नर ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत खुराफाती, या फिर मैं कहूंगी कि काफी एक्टिव होते हैं। उनका हाथ हमेशा चलते रहना चाहिए, या तो उनके हाथ में हमेशा बॉल रहेगा, या कोई ऐसी चीज रहेगी जिसे वो घुमाते रहेंगे, या फिर पेन को उछालते रहेंगे, बॉल को गोल घुमाते रहेंगे। इस तरह से उनकी एक्टिविटीज चलती रहती है। बट जब लर्नर की बात मैं करना चाहूंगी, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लैब में प्रैक्टिकल करके उनको कुछ नया जब पता चलता है तो उनके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन और इसके थ्रू, साइंटिफिक एटीट्यूड के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने आप को साबित करते हैं, तो उसके अंदर उनसे उनको समझ में आता है। अब मैंने कैसे रिवाइज करना चाहिए एग्जाम के टाइम पे, उफ माय गॉड इतनी बुक्स कैसे होगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कुछ हमने यहाँ पे काफी सारे ट्रिक्स पढ़ी है। जैसे पीरियोडिक टेबल के लिए आपने निमोनिक्स तैयार किए हैं, जैसे हाय हेलो, ये सारी चीजें, तो ये सब हमारे काम में आता है। ये आप क्या करिए, आप एक तो सबसे पहले मोनोटोनाइज नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट को, अलग अलग सब्जेक्ट को बीच बीच में दो तीन सब्जेक्ट को मर्ज करके पढ़ना है। मर्ज इन द सेंस, जैसे मैं अभी आपको एक टाइम टेबल दूंगी जिससे आपको और अच्छी तरह से पता हो जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। अभी ये जो है, जो मैंने मॉक टेस्ट कहा है, वो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप उस पर सॉल्व कर सकते हो। जितनी ज्यादा आप टेस्ट सॉल्व कर पाओ उतना आपको बेनिफिट होगा। अभी जो डूज है जो हमें करने हैं, वो है हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। और टाइम मैनेजमेंट हमारा जो डेली रूटीन है हमें संभालना है। गुड फूड लेना है, ड्रिंकिंग वाटर इनफ, ठीक है। मेडिटेशन हमेशा होना चाहिए जो हमारा माइंड पावर को बढ़ाता है। दोपहर के टाइम में नैप ले लीजिए, अगर आप थक गए हैं तो खुद को चैलेंज करिए बार बार। अगर मैं अपनी नेगेटिविटी को अपने अपने ही मैं इसको अगर ये करती हूँ बार बार, अपनी वीकनेस को मैं नीचे करती जाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं ऊपर की तरफ करती जाती हूँ, तो मेरे में एक भी नेगेटिविटी बचेगी नहीं और मेरी पोटेंशियल इतनी आगे आ जाएगी कि मुझे मेरे में ये सारी कमियां रहेगी ही नहीं।
आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से पहले प्लान करिए। प्लान करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए और जो आपको मेमोराइज करने वाली बातें उसे क्लियर कर लीजिए। आप पेपर सॉल्व करिए, जो प्रीवियस पेपर है उसे वो बोनस पॉइंट दे देंगे आपको, और फिर आप सब्जेक्ट को स्कोर कर पाएंगे। आपका हैंडराइटिंग जब आंसर शीट में हो तो वो आपका अच्छी तरह होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। हर एक आंसर के बाद में आपने 2-3 लाइनें छोड़ी होनी चाहिए और उसे ये करना है। और ये जो है, ये एग्जाम के समय जो हमारा 3 घंटा होता है, आपको पूरा पूरा टाइम लेके वो एग्जाम सॉल्व करनी है। और सबसे जो बेहतर है, जो ये वाला, ये जो फोटो है, ये कह रही है कि ये बच्ची खुद पढ़ा रही है, और वो पढ़ा रही है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि सामने वालों के जहन में कौन से प्रश्न होंगे। तो ये प्रश्नों के ये उत्तर देने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वो खुद के कॉन्सेप्ट्स उसके खुद के क्लियर होने चाहिए। तो जब हम किसी को पढ़ाते हैं, तब हमें ऑडियंस के मन में कौन से क्वेश्चन होंगे इसका नॉलेज आता है। तो मैं आपको सबसे बेस्ट वे इसमें ये कहूँ कि आप एग्जामिनर के शूज में चले जाइए। ठीक है, अगर आप एग्जामिनर के शूज में चले गए तो आपने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, आप ये सोचेंगे अच्छा हाँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है तो इस पे प्रश्न आ सकता है, वो आ सकता है। तो अगर मैं टीचर होता, मैं क्वेश्चन पेपर सेटर होता, तो मैं किस टाइप के क्वेश्चंस डालता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता। तो ये सारे प्रश्न जब आप खुद ये करना शुरू कर देंगे तो 80 to 90% पेपर तो आप ही बना लेंगे। तो कोई जरूरत नहीं है कि आप ऐसे, आप खुद ही क्वेश्चन पेपर सेटर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को आगे बढ़ा सकते हैं। टीचिंग अदर्स इज द बेस्ट वे, और सोशल मीडिया और सेल फोन से पूरी तरह से दूर रहिए। ये आपको बहुत मदद करेगा इन सब चीजों में। ये हटा दीजिए 3 महीने के लिए एटलीस्ट, अपने एग्जाम टाइम से पहले। और ये एक टाइम टेबल है जो आपकी मदद करेगा। सुबह 6 से सवा 6 बजे तक आप फ्रेशन अप होइए, ड्राई फ्रूट लीजिए, और फिर आप सुबह के टाइम पे एक ऐसा वीक सब्जेक्ट जो आपको लगता है, वो टॉपिक जो आपको आप जिसमें वीक है वो आप लीजिए। ये सुबह का जो समय होता है वो अपनी पोटेंशियल बहुत होती है उस टाइम पे, और हमें ज्यादा टाइम तक और अच्छी तरह से याद रहता है। तो ये सुबह के समय का हमें अच्छा इस्तेमाल करना है। उसके बाद ब्रेकफास्ट लीजिए। ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसे रिवाइज जरूर कीजिए। रिवाइज करने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि मोनोटोनस आपको नहीं लेना है, रहना है, आपको ये करना है। उसके बाद आप साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट लीजिए। उसके बाद आप फूड का ब्रेक लीजिए। फूड के ब्रेक के बाद आप टाइम टेबल को प्लान करके अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने जो सब्जेक्ट सोचा होगा उससे आगे बढ़ाइए। उसके बाद कॉफी ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को थोड़ा बहुत समय दीजिए और रिलैक्स करिए। बाहर साइकिलिंग करके आइए, वॉक करके आइए, आपको जो पसंद है वो करिए, या कुछ फ्रेंड से बात करिए। इस तरह से फिर उसके बाद आप आइए शाम के समय, फिर टेस्ट पेपर्स लेके बैठिए। जो अभी तक आपने पढ़ा 2 सेशंस में, सुबह मॉर्निंग के सेशन में और आफ्टरनून के सेशन में, उस समय के उसके ऊपर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए और रिकरेक्ट कीजिए जो आपने पढ़ा है। और फिर आप डिनर कर लीजिए। डिनर होने के बाद आप रिवाइज करिए फॉर्मूलाज, इक्वेशंस और डेफिनेशंस को, और इस समय तक आपका नींद का समय आ जाएगा। और सैटरडे संडे को भी आप यही सेम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ आपके इच्छा के अनुसार आप सब्जेक्ट को फ्रेम कर सकते हैं। और ये अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप ही है जो पुश कर सकते हैं अपने आप को, जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, नेवर डाउट योर एबिलिटीज फॉर अ मोमेंट इन लाइफ, विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच।